नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे, जहाँ पे हम विगत वर्षों में आए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में आ चुके हैं। और इन प्रश्न पत्रों को कराने का हमारा उद्देश्य आपको एक बारगी को ये मालूम चल जाए कि प्रश्न किस रूप में आ चुके हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। आज का हमारा जो ईयर है वो है 23 दिसंबर 2021 का पार्ट 1, अर्थात जो व्याकरण और गद्यांश पद्यांश पे आपके प्रश्न बनते हैं, हमने उसको लिया है और उसके हम पूरे प्रश्नों को आपको उत्तर के साथ बताएंगे कि कैसे हमें प्रश्नों के उत्तर देने थे, जो उत्तर उसके सही हैं, और साथ ही आगामी परीक्षाओं में आप कैसे उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो सीधे आते हैं हम अपने प्रश्न पत्र पर, जिसमें गद्यांश और पद्यांश, पहला आपका जो प्रश्न आया था वो गद्यांश पे था। गद्यांश क्या है आपका कि अब देखते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों की चर्चा की गई है, तो आपको 9 प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश के आधार पे देना था। हम देखते हैं कि क्या था और कैसे प्रश्न थे और कैसे आगामी प्रश्न पत्र बन सकते हैं इसके आधार पर। चलिए बात करते हैं हम सीधे कि गद्यांश में है, जिसमें लेखक ने कहा है कि कोई पेड़ 1 वर्ष बाद ही मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज की गाछ विरच की संतान है। बीज की सुरक्षा, अब देखिए यहाँ पे जो बात जिस निबंध में कही गई होगी, जिस विचार में बातें रखी गई होंगी, उसकी जब अवतरण को हमने लिया तो इसमें मुख्य बात जो है उस बात की शुरुआत में कहा कि कोई पेड़, अब पेड़ों की बात हो रही होगी, उस संदर्भ में जब बात शुरू की गई तो इसमें कहा कि कुछ वर्षों की उम्र 1 वर्ष की होती है, कुछ पौधों की उम्र क्या होती है, पेड़ों की बात हो रही है, कुछ की ज्यादा होती है। लेकिन पौधों में अगर अपने मृत्यु, मतलब जब वो मृत प्राय होते हैं उसके पहले अपनी संतति क्या होती है, एक के बाद उसी का अंश जो होता है, उसके कैसे जो बीज के द्वारा उसके पेड़ अन्य बनते हैं, उसकी बात की जा रही है कि व्यग्र हैं। बीज ही गाछ विरज की संतान है। जो उसके बीज होते हैं किसी पेड़ के, वही उस वृक्ष के, उसके रूप के, गाछ विरज की संतान देश शब्द है, जिसमें उसके बीज को ही उसका क्या माना गया है, मूल रूप माना गया है। कि बीज की सुरक्षा व सार संभार के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। अपने उस बीज को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ स्वयं क्या करता है। अब देखिए इसको सुंदर साहित्यिक भाषा में लेखक ने पूरा बिंब जो बांधा है, तो कह रहे हैं कि बीज की सुरक्षा के लिए जो वृक्ष है वो स्वयं क्या करता है कि पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि आम तैयार है, आम फल है, और आप देखते हैं उसकी जो बीज है, जो गुठली है, वो क्या होती है, पहले मंजरी के बाद आम, और आम का जो बीज है जो पेड़ बनाता है वो एकदम बीच में सुरक्षित होता है। तो कह रहे हैं कि वो पेड़ स्वयं तैयार करता है उसके लिए सुरक्षा घर, और फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है। उस फूल से बीज बनने की प्रक्रिया के बीच जब उस पेड़ पर पुष्प दिखाई देते हैं, जब आम की बात करें तो आम की मंजरी देखिए, जब फरवरी और मार्च में आम पे वो जो उसके बौर, जो मंजरियां होती जब वो आती हैं, जो बौर उसका आता है, तो आप देखते हैं कि पेड़ की महक और पेड़ की सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है। तो वही लेखक कह रहा है कि कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। अब लेखक प्रश्न भी कर रहा है, क्या उससे सुंदर कुछ और है इस प्रकृति में, तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उसकी सुंदरता आंखों को सहज ही आकर्षित कर लेती है। कह रहे जरा सोचो तो, गाछ विरच तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। अब देखिए वृक्ष करते क्या हैं, मिट्टी और पानी लेते हैं हमसे, और वो वृक्ष करें कि जरा सोचो तो जो गाछ, जो विरच, जो वृक्ष है, जो पेड़ है, जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो प्रकृति ने आपको दिया है, उन्हें और कुछ तो नहीं चाहिए, वो अपने मटमैली माटी में ही आहार ले लेते हैं। उनका आहार क्या है, सूर्य के किरणें ले लेते हैं, और जो मिट्टी पानी के साथ मिलता है उससे अपना आहार बना लेते हैं। और यही नहीं, विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। तो विषाक्त वायु के जो अंगारक, आप जानते हैं कि जो हमारे पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमसे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं, और वही उनका आहार बन जाते हैं। तो सिर्फ वृक्ष हमें दे ही नहीं रहे हैं फल फूल बीज के रूप में, बल्कि हमारी जो दूषित वायु है उसको भी अवशोषित कर लेते हैं। तो लेखक कह रहा है कि सोचिए कि और तो क्या, मटमैली मिट्टी और पानी से अपना आहार बना रहे हैं, और जो हमारे लिए विष है कार्बन डाइऑक्साइड,
उसको ले लेते हैं, उस अंगारक को भी ग्रहण कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। करें, जब ये वृक्ष अपने इन तरीकों से, अपने इन माध्यमों से सुंदर फूलों के रूप में जब खिला देते हैं अपने आहार को लेने के बाद पुष्पों को, तो उसकी सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है। करें कि कथा सुनी होगी पारस पत्थर की, सबने सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि पारस एक पत्थर है जो किसी भी चीज को छू ले तो वो सोना बन जाती है। तो कह रहे हैं कि कथा सुनी होगी आपने पारस पत्थर की, जिसके परस से सोना लोहा हो जाता है। सोना लोहा हो जाता है। अब देखिए, परस मतलब होता है स्पर्श। अब स्पर्श का मतलब कोई चीज छू दी जाए उससे। करें कि अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, लोहा सोना हो जाता है, कि पारस पत्थर ऐसा पत्थर माना गया है कि किसी पत्थर को छू दे, लोहे को छू दे तो वो क्या बन जाएगा, सोना बन जाता है। करें, ममता का परस पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। करें कि जैसे ही प्रकृति के साथ उस पारस रूपी वृक्ष से जैसे ही उनका स्पर्श मिलता है, जो मिट्टी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फूल के रूप में खिल उठते हैं, उनकी खुशबू बिखर जाती है। करें, खुशी के मौके पे हम प्रफुल्लित होकर अपने प्रियजनों को निमंत्रित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम बहुत आनंदित होते हैं तो अपने प्रियजनों को बुलाते हैं अपने आनंद के सहभागी बनने के लिए। करें, उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाछ बिरछ भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। आप देखते हैं ना, जैसे ही उस वृक्ष पे, किसी भी वृक्ष पे उसकी सुगंध फैले, उसके जो पुष्प मंजरी आ जाए, फूल उस पे लगने लगे, उसका बीज चहकने लगे, तो क्या होता है, उस पे भौरे तितलियां आसपास मंडराने लगते हैं। तो उन्हीं को क्या मान रहे हैं, बंधु बांधव। कि इंसान जब खुश होता है तो अपने रिश्तेदारों को, अपनों को, जिनसे वो प्रेम करता है, अपने पास बुलाता है आनंद का सहभागी बनाने के लिए। तो ये वृक्ष भी, जो गाछ वृक्ष हैं, ये भी अपने उन प्रियजनों को बुलाते हैं अपने उन सुगंध के द्वारा, बंधु बांधवों को। अब वो बंधु बांधव कौन है, मधुमक्खी व तितलियां आती हैं, उनको कौन मान रहा है, कभी लेखक मान रहा है कि बंधु बांधव कौन है, मधुमक्खी व तितलियां। पतंगों व पक्षियों के डर से दिन में बाहर नहीं निकलते। करें कि जो निकलते नहीं बाहर इसलिए कि कहीं पतंगे या फिर जो पंक्षियां हैं, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि जो पतंग और पक्षियों के डर से दिन में बाहर नहीं निकलते, उनको वो बुलाने लगते हैं। फिर शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध फैला देते हैं। अब कह रहे हैं कि जो डर से छुपे होते हैं अपने बंधु बांधवों को बुलाने के लिए, पेड़ सुगंध बिखेर देता है और प्रकृति की सुगंध उनके बंधु बांधवों को ऐसा लगता है कि बुलाने के लिए वह सुगंध फैल रही है। लेखक ने पेड़ पौधों के पूरे वृक्ष, उसके वृक्ष में होने वाले पुष्प, उसके पुष्प के पहले मंजरी, मंजरी के बाद पुष्प और पुष्प के बाद फल और फल के बाद बीज, ये कैसे होता है और ये क्यों कर रही है, क्योंकि ये मानना है लेखक का कि वृक्ष अपने संतति को अपने मृत होने के पहले उत्पन्न कर देना चाहते हैं। और वो जब अपनी खुशी को दिखाते हैं, क्योंकि वो वृक्ष हैं तभी हमारा जीवन है, क्योंकि जो अंगारक है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ले रहा है वृक्ष। तो इसमें पूरे बिंब बांधा गया है कि कितने वृक्ष हमारे लिए जरूरी हैं, लेखक ने पूरे गद्यांश में बताया है। अब प्रश्नों पे सीधे आते हैं कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं। पहला पूछा गया कि फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। इसमें बोला कि क्योंकि, अब ये प्रश्न था, उसमें कहा ना कि जरा सोचिए क्या इससे सुंदर कुछ और है। तो लेखक से का ये बात जो है प्रश्न रूप में कैसे आया कि फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है। गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है क्योंकि पहला ऑप्शन, वे गाछ वृक्ष की संतान हैं, वे पेड़ को सुंदरता प्रदान करते हैं, असुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं, बीज को सुरक्षित रखते हैं। अब कह रहे हैं कि फूल की तरह, अब गद्यांश में फूल की तरह सुंदर क्यों किया गया है, क्योंकि वो फूल जो हैं वो वृक्षों को सुंदरता प्रदान करते हैं। संतान तो है ही है, वो क्या कर रहे हैं, पेड़ को सुंदरता प्रदान करते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था आपका कि फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किस लिए फैला देते हैं, अपनी सुगंध क्यों फैलाते हैं, प्रश्न पूछा गया। तो मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए, पक्षियों को निमंत्रित करने के लिए, सी तितलियों को रसपान कराने के लिए, पतंगों को आमंत्रित करने के लिए।
अब इसमें से पूछा गया कि कौन सी बात सही है। तो आपने देखा था कि मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें, या फिर तितलियों का, तो सुगंध इसलिए फैलता है जिससे उसके बधु बांधव आए। अब वो कब आएंगे? आप जानते हैं कि पतंग हो या मधुमक्खी, कौन आता है? शाम को पुष्प सुगंध बिखेर रहे हैं तो उस पर कौन आएंगे? पतंगे आएंगे, मधुमक्खियां आएंगी, या पक्षियां आएंगी, या तितलियां आएंगी। तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? पतंगों को आकर्षित करने के लिए उसके सुगंध फैल जाती है। क्या ये उत्तर सही होगा, या मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए? अब देखिए, दोनों चीज, मधुमक्खी और तितली और पक्षी, तीनों की बात हो रही है, लेकिन जब शाम की बात हो रही है तो पतंगे जो हैं, कीट पतंगे, वो शाम को आते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पतंगों को आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि तितली, मधुमक्खी, ये सब क्या है? पक्षियों के साथ सुबह दिखाई पड़ते हैं। तो आपको उसमें अपने उसको भी लगाना है कि कौन सा सही उत्तर हो सकता है। तो 2 का सही उत्तर डी हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं? तो पहला ऑप्शन है अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी संतति को, मतलब पेड़ों को अपनी संतति को आगे बढ़ानी है। तो क्यों व्यग्र हैं? तो देखिए, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी संतान का भला करने के लिए, या मनुष्यों को लकड़ी, संतति को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों व्यग्र हैं? क्योंकि पेड़ से दूसरा पेड़ हो तो जीवन की निरंतरता तभी बनी रहेगी, इसीलिए पेड़ क्या होते हैं? व्यग्र होते हैं। तो बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा है आपका, जो चौथा प्रश्न है आपका, वो है विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। अंगारक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? अंगारक किसके लिए? धूप, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या बाष्प। अब जब चूंकि आपको जीवन मिल रहा है, उससे जीवन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पे ऑक्सीजन दे रहे हैं पौधे, और हमसे क्या ले रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो विषाक्त है, जो हमारे लिए किसके समान है? जीवन को नष्ट करने वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर हो जाएगा कि विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। कौन? विषाक्त वायु से जो भी खराब चीजें हैं, वृक्ष उसको अवशोषित कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई है? जीवन के लिए पारसमणि कौन है? इस गद्यांश के अनुसार ममता, स्नेह, मिट्टी, वायु, गाछ विरच, आहार, जल। अब आपको बताना है कि जीवन के लिए पारसमणि कौन है, और जानते हैं आप किसकी बात की जा रही है पूरे गद्यांश में? वो ममता स्नेह की बात नहीं थी, मिट्टी वायु की बात नहीं थी, आहार जल की नहीं, बल्कि गाछ विरच की, वृक्षों की बात की जा रही थी। उन देशज शब्द, ये शब्द दोनों प्रयोग हुए हैं। वो गाछ बोलते हैं, विरच बोलते हैं किसको? पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जीवन के लिए इनको पारसमणि की संज्ञा गद्यांश में दी गई है। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, 5वें का। फिर छठा प्रश्न है आपके सामने, परस शब्द का क्या अर्थ है? परस, मैंने कहा था स्पर्श शब्द है, स्पर्श का परस तद्भव है। तो परस मतलब छूना। तो यहाँ पे सामीप्य नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, संगति नहीं होगा, बल्कि स्पर्श शब्द परस होते ही, छूते ही, है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर 6 का आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपरूप उपादान के रूप में शब्द प्रयोग किया था लेखक ने। तो यहाँ पूछा गया है कि जो अपरूप उपादान है वो किसके लिए हुआ है? मिट्टी, बीज, पत्थर, पेड़। आप जानते हैं कि अपरूप उपादान जो उसका मिट्टी है, उसके द्वारा वो पौधों को जीवन दे रहा है, पौधे तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे बात किसकी गई थी? मिट्टी की बात की गई थी। मिट्टी को अपरूप उपादान कहा गया था, जिसके द्वारा वृक्ष जीवन दे रहे हैं और हमसे ले रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। तो मिट्टी में, वो मटमैली मिट्टी में भी अपने जीवन को ग्रहण कर लेते हैं, वो अपरूप उपादान है। यहाँ पे उसकी बात मिट्टी की गई थी। आपका उत्तर मिट्टी हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, प्रफुल्लित में प्रत्यय है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है त, इक, ठत और ता। यहाँ पे बेटा ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे इत होगा। पहले हम ढूंढते हैं कोई भी शब्द जब सही निकालना हो तो मूल शब्द क्या है? प्रफुल्ल शब्द होता है। तो प्रफुल्ल शब्द में त लगेगा तो प्रफुल्लत हो जाएगा। तो बिल्कुल त का उत्तर नहीं है। जब प्रफुल्ल में इत लगेगा तभी ये शब्द प्रफुल्लित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ?
जो ई था वो आके ल में लग गया तो उसकी मात्रा हो गई तो प्रफुल्लित शब्द। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा कि इत प्रत्यय लगा है। मिसप्रिंट था, इक लिखा हुआ था लेकिन वो इत है, तो इत प्रत्यय लगा के प्रफुल्लित शब्द बनता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8वें प्रश्न का बी, जो इत उपसर्ग के इत प्रत्यय के साथ लगा हुआ था। प्रफुल्ल धन इत, प्रफुल्लित हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न 9वां कि गाछ वृक्ष से क्या तात्पर्य है? जलवायु, बीज मिट्टी, फल फूल। तो मैं आपको बोल चुकी, गाछ मतलब पेड़ और वृक्ष को पौधे के रूप में, तो गाछ वृक्ष पेड़ पौधे हम कहते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पेड़ पौध या पेड़ पौधा, जो भी आप कहें। तो गाछ वृक्ष पेड़ पौधे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। अब आते हैं पद्यांश पे। पद्यांश में 10 से लेके 15 तक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसमें देखते हैं पहला इसमें कि गद्य है क्या। पहले इसको पढ़ लेते हैं हम अपने पद्यांश को। आप जानते हैं पद्यांश को भावपूर्ण पठन बहुत जरूरी होता है कविता के लिए, और विचार के साथ गद्यांश का पढ़ना। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी कविता है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। अब देखिए ईश्वर को याद करते हुए ईश्वर की आराधना में कविता लिखी गई है। तो जो कवि है वो क्या सोच रहा है कि जब सुबह सुबह मेरे कानों में चिड़िया की चहचहाहट पड़ती है, जब वो खुशी में चहचहाती हुई दरवाजे के बाहर अपने गीत को गाती है, और जब ऐसा लगता है कि हवा रूप जो कलियां हैं स्वयं दरवाजा खोल के खोल खोल जब झुरमुट से मुस्काती है, झुरमुट में पुष्प जब खिल रहा हो और वो दिख रहा हो, तो उस पर जो कवि ने कल्पना की है, ऐसा लगता है कि झुरमुट रूपी जो दरवाजे हैं उन्हें खोल के जो कलियां हैं झुरमुट रूपी दरवाजों को खोल खोल के मुस्कुरा रही हों, झुरमुट से मुस्कुराती हुई पुष्प की कलियां दिख रही हों। जब भी खुशबू की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती हैं, जब दूर से कहीं से आती हुई खुशबू घर के अंदर तक आती है और बाहर से लेके घर के अंदर तक उसकी खुशबू पूरे प्रकृति में पूरे जगह फैली होती है, तब हे जग के सृजनहार। सृजनहार का शब्द क्या है? तद्भव शब्द है सृजनहार, मतलब इस संसार को बनाने वाले, सृजनकर्ता, सृष्टा, उसकी बात कही गई है। तो हे सृजनहार प्रभो, यहाँ पे सृजनहार जो सृजन करने वाले हैं, जो ईश्वर हैं, जो सृजन करता हैं, उनकी बात की गई है, सृजनहार। ठीक है, तो सृजनहार लिखा हुआ है, ये तद्भव शब्द है। तो हे जग के सृजनहार प्रभु, हे प्रभु जो आप इस जग के रचयिता हैं, तब आपकी मुझे याद आ जाती है, तब मुझे आपकी याद आती है। करें कि जब जब इस धरा पे बूंदें बरसात की गिरती हैं छम छम की आवाज के साथ, या जब भी उस बारिश के बीच में कहीं से बिजली सी कौंध जाती है, चमचमाती हुई बिजली कौंध जाती है, और जब कभी मैदानों में, बागों में, बगीचों में हरियाली दिखती है, और जब भी हरियाली लहराती है और उसकी ठंडी ठंडी हवा उन वृक्षों, उन पौधों, उन उपवनों से हरियाली दिखती है, और ठंडी ठंडी हवा उनसे होकर क्या करती है? मस्ती ढोकर लाती है। तो उस समय में सबके मन में जो मस्ती, आनंद, उल्लास भर जाता है, और वो उल्लास ऐसा लगता है कि वो ढोके ला रही हो हवा अपने साथ। तब हे ईश्वर, हे इस जगत के सृष्टा, इस जगत के स्वामी, मुझे आपकी याद आती है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इसमें कवि ने किन की बात की है? कलियों की बात की, बिजली की बात की, उन्होंने छम छम बूंदों के गिरने की बात की, झुरमुट से कलियों के देखने की बात की, चिड़िया की बात की। अब हमें प्रश्न में ये सब बातें पूछी जा सकती हैं कि आखिर ये चीजें कवि ने किसको, कहाँ पे, किस तरह से रखा है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं कि आखिर रचनाकार को ईश्वर की याद कब आती है, प्रभु की याद कब आती है? पहला प्रश्न बन गया। तो पूरा जानते हैं, पूरे प्रकृति के बिंब थे वहां पे, कभी बारिश हो रही है, कभी बिजली चमक रही है, कभी हरियाली हो रही है, कभी प्रकृति की बात, कभी हवा की बात, कभी चिड़िया की बात।
तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें थी उन सबको देखकर, तो पहला विकल्प क्या दिया है कि घर में खुशियां आने पर, नहीं, कवि को सिर्फ खुशियों के आने पे ईश्वर की याद नहीं आ रही है, न सिर्फ वर्षा में भीगने पे आ रही है, न किसी के आपदा के आने पे। प्रकृति के सुंदर स्वरूप को देखकर ही, प्रकृति के सौंदर्य को देख के रचनाकार को प्रभु की याद, मतलब जब भी प्रकृति देखता है उस ईश्वर की, तो हर समय ईश्वर को याद करता रहता है। आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। फिर प्रश्न पूछा गया, पद्यांश में प्रकृति की किस लीला का उल्लेख नहीं है। अब देखिए, जो जो बातें कही गई थी, क्या नहीं कहा गया था, ये प्रश्न बना लिया गया। मैंने कहा ना, ध्यान रखना पड़ता है क्या क्या बातें कवि ने की हैं, कौन सी बात नहीं की है। अब यहाँ प्रश्न क्या बन गया कि कौन सी बात नहीं की है। तो कलियों का खिलना, बिल्कुल बिल्कुल ये कहा था कवि ने कि कवियां ऐसा लगता है कि झुरमुट रूपी दरवाजों से खोल के मुस्कुरा रही हों। ओस का गिरना हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा, जबकि हवा का बहना, चिड़िया का चहकना सब था, लेकिन ओस का गिरना कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं था। तो चूंकि हमने ध्यान से कविता पढ़ी तो हमें सही उत्तर मिल गया कि ओस का गिरना वहां कहीं भी वर्णित नहीं था। तो आपका उत्तर 11 का बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि खुशियों के गीत कौन गा रहा है, कलियां, लहरें, चिड़ियां या हवा। अब गीत गा कौन रहा था, शुरुआत में ही देखा आपने कि जब कविता शुरू हुई थी तो वहां पे सबसे पहली बात चिड़ियों की थी कि खुशियों के गीत कौन गा रहा है, तो चिड़िया गा रही थी। उनकी चचहाहट से लग रहा था कि खुशी की गीत गा रही हो। तो कलियां नहीं, लहरें नहीं, हवा नहीं, बल्कि खुशी के गीत चिड़िया के बोलने से कवि को लगता है। तो वहां पे सही उत्तर चिड़िया हो जाएगी। आपका प्रश्न का सही उत्तर चिड़िया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चिड़िया लिखा है, चिड़िया क्या है, बहुवचन है। ये आपका जो कलियां हैं ये क्या है, बहुवचन है। चिड़िया जब एक वचन के रूप में होगी तो चिड़िया, और जब यहाँ पे या लग जाता है तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। कली, अब देखिए कली शब्द है लेकिन बहुवचन बनाते ही इसका ई का रूप ह्रस्व हो गया और चंद्रबिंदी लग गई, तो वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। हमें ये सब भी ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न इस रूप में एक वचन बहुवचन के रूप में पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 13वां प्रश्न क्या है कि ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती हैं। ठंडी हवाएं क्या क्या लेके आती हैं, उल्लास, सुगंध, समृद्धि या प्रकाश। ठंडी हवा क्या लेके आई है। अगर हम जल्दी से देखें, क्योंकि आपके पास प्रश्न पत्र होता है, आप तुरंत देख सकते हो कि ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। अब लेखक ने जो बात कही है आपको वही देना है। तो मस्ती यहाँ पे बोला उन्होंने कि मस्ती ढोके लाती है, तो मस्ती शब्द तो नहीं दिया है लेकिन उल्लास शब्द दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुगंध होता है हवाओं में, लेकिन कवि ने क्या कल्पना की है, आपको उत्तर बस वही देना है। तो यहाँ पे मस्ती शब्द दिया है, मस्ती ढोकर लाती है, तो मस्ती तो चूंकि हमारे विकल्प में नहीं है तो उसी के अर्थ से मिलता जुलता अन्य शब्द जो है उसका उत्तर हम दे देंगे। तो उल्लास आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14वां कि किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जहां पे प्राकृतिक चीजों को हम मानव मान लें, उन्हें मानव की तरह हम दिखाएं, उनको सोचें, उनको दिखाने की या उनको प्रस्तुत करने की कल्पना होती है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो अब देखिए 14वां प्रश्न है कि जब जब छम छम बूंदें गिरती, तो छम छम बूंदें गिरती है, आवाज उसमें होती है, तो ये यहाँ पे मानवीकरण अलंकार नहीं है। बिजली चमचम करती है, सबको पता है, ध्वनि के आधान पे ध्वन्यात्मक शब्द है, इसलिए यहाँ भी मानवीकरण नहीं किया। अब कलियां दरवाजे खोल खोल, कली रूपी, कली ऐसा लगता है कलियों ने दरवाजा खोला, तो कली क्या हो गई, कली तो नहीं चल सकती है, लेकिन कलियों में ही क्या कर लिया, मानवीकरण कर दिया, इसको मानवीय दिखा दिया कि क्या है ये मानवीय रूप में अपने आप को कि वो दरवाजे खोल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। 14वें प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। कलियां दरवाजे खोल खोल जहां पे लिखा है वहां आपका सही उत्तर सी है। अब देखिए 15वां प्रश्न है कि रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर संतप्त है, चमत्कृत है, तृप्त है या अभिशप्त है।
आपने देखा पूरे कविता में लेखक उल्लास में है, क्योंकि उसे ईश्वर की याद हर प्रकृति के रूप को देख के आ रहा है। तो संतप्त तो नहीं है, दुखी नहीं है। संतप्त का मतलब दुखी, तृप्त का मतलब चमत्कृत का मतलब अचानक कोई चीज ऐसी हो जो इस देश इस लौकी ना हो, इलौकिक हो, लौकिक हो ही ना, चमत्कारिक हो। तो ये नहीं होगा, चमत्कृत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कुछ है वो प्राकृतिक है, जो रोज की है, और उन रोज के क्रियाकलापों में उसे ईश्वर की याद आ रही है। तृप्त, अभिषिप्त, अभिषिप्त का मतलब अभिशापित, कोई चीज किसी के बारे में बुरे अर्थ में हो, तो ये भी नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? तृप्त है, आनंदित है, खुश है, क्योंकि प्रकृति में वो ईश्वर, प्रकृति को देख के उसे ईश्वर की याद आ रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर सी, तृप्त आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा कि एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को जब हमने देखा, जो प्रश्न आ चुके हैं उसके भाग 1 जो कि हिंदी भाषा संबंधित प्रश्न थे, वो प्रश्न अलंकारों पे थे। वो प्रश्न आपके पूछे गए, उसमें आया आपका प्रत्यय पूछा गया, कहीं उपसर्ग होता है, कहीं रस होता है, कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आपके व्याकरण में हर एक अंग आपको पढ़ाया जाता है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न होंगे, इस तरह के प्रश्नों में हमें जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है कि उस प्रश्न का मूल मंतव्य क्या है, आखिर किस उद्देश्य को रख के वो प्रश्न बनाया गया है। उसमें रस पूछा गया, छंद पूछा गया, अलंकार पूछा गया, प्रत्यय पूछा गया, या उपसर्ग पूछा गया, या हो सकता है कि शब्द के अर्थ ही पूछ लिए गए हों, पर्यायवाची पूछ लिया गया हो, या कुछ ऐसे और चीज़ें पूछ ली गई हों। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम हिंदी शिक्षण की बात करेंगे। जो अगले 15 प्रश्न आपके होते हैं उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए, और आपकी जो कुछ भी संशय हैं या प्रश्न रूप में आप पूछना चाहते हैं, उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस आपके शिक्षक बनाने के लिए कृत संकल्प है। तो आप पढ़िए, हमसे जुड़िए, और अपने सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितनी देर का हुआ?